फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट। सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, स्टार्टिंग के मुश्किल से 1 मिनट की वीडियो लगेगी जिसमें मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आप जो वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो कि फिटर थ्योरी के लिए है, वो भी आईटी सेकेंड ईयर के लिए है। चलिए पीडीएफ की बात कर लेते हैं। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का नाम है भाई www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको होम पेज पे ही कुछ इस टाइप का स्क्रीन पे दिखेगा और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन निमी मॉक टेस्ट का है और दूसरा क्वेश्चन बैंक पीडीएफ का है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट globalit.org के नाम से मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे, नया टैब इस पर ओपन होगा। नीचे को आप थोड़ा सा स्लाइड करेंगे ना फोन में तो आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा, आईटीआई निमी मॉक टेस्ट लिखा हुआ दिखेगा, क्वेश्चन बैंक पीडीएफ, सीबीटी एग्जाम पेपर, मतलब जो भी चाहिए 8 टेबल आपके जो पॉइंट है यहीं पे बने हुए हैं। जिस टैब पे क्लिक करेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। टेस्ट देना है, टेस्ट पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर दिया हमने, देखिए ये ओपन हो गया और नीचे जाएंगे पूछ रहा है कि आप कौन सा टेस्ट देना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी का। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर देना। देखिए सेकंड ईयर लिखा हुआ, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। नीचे को स्लाइड कीजिए, देखिए सारे टेस्ट आपके यहाँ पड़े हुए, कोई भी टेस्ट है, टेस्ट 1 2 3 जिसके भी आपको, जैसे टेस्ट 3 है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमने स्टार्ट कर लिया, ये हो गया, नेक्स्ट कर लीजिए, ये हो गया, नेक्स्ट कर लीजिए। मतलब इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से टेस्ट वगैरह को दे सकते हो। ठीक है, पहली वाले क्लास में मैंने पूरा अच्छे से करके एक एक स्टेप दिखाया था, तो वहां भी आप देख सकते हो। हालांकि बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसे सीखने वाली बात नहीं है। बाकी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए आईटी निमी क्वेश्चन बैंक पीडीएफ लिखा हुआ, इस पे भी क्लिक करके डाउनलोड करते हैं, या थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो देखिए अलग से लिखा हुआ है फिटर थ्योरी पीडीएफ प्लस टेस्ट। इस पे क्लिक कर लीजिए। नीचे जाएंगे, जो ऑप्शन है थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्या, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। ऐसे कुछ आएगा तो क्लोज या बंद पे क्लिक कर दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाएंगे हम लोग, नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे सारा कॉलम बना हुआ, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 से पार्ट 10 तक। मान लीजिए कोई भी मुझे पार्ट डाउनलोड करना है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए आपके सामने डाउनलोड हो। क्लिक करते ही डाउनलोड, कुछ झंझट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, आसानी से बेचारा कर पाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग वार्ड नाच। देखिए जो वार्ड नाच है ना, आप देखेंगे आपके जो निमी वाला पीडीएफ है उसमें इसको हार्ड नाच लिखा हुआ है, जबकि हार्ड नाच नहीं होता है, वार्ड नाच होता है। ठीक है, तो वार्ड नाच इनकी मतलब ताले की मरम्मत और चाबियों में वार्ड नाच की फाइलिंग करने के लिए हम लोग किस फाइल का उपयोग करते हैं, ये पूछ रहा है। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं सारे ऑप्शन को सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो पहले पहला से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है भाई, पहला है पिलर फाइल। ठीक है, पहले जो आप सबसे पहला ये दिख रहे हैं फिगर, ये हमारा किसका है, ये वाला जो फिगर है यही है हमारा पिलर फाइल का। पिलर फाइल कैसी होती है, या हैंड फाइल के समान होती है। हैंड फाइल के समान मतलब जैसे हैंड फाइल हमारा पूरी लंबाई में उसकी जो चौड़ाई रहती है एक समान रहती है, जबकि अन्य फाइलें का लास्ट का 1/3 भाग पेपर में होता है, मोटाई में और चौड़ाई में। ठीक है, लेकिन हमारा जो पिलर फाइल होता है ना, हैंड फाइल में भी होता है, हैंड फाइल और पिलर फाइल दोनों सेम है। दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है कि जो पूरी चौड़ाई होती है उनकी पूरी लंबाई में एक समान, कहीं भी टेपर नहीं। देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक पूरी चौड़ाई इनकी एक समान है, कहीं भी कोई टेपर नहीं है। प्लस एक और चीज होता है, चाहे वह हैंड फाइल हो चाहे वह पिलर फाइल हो, दोनों में हमारी जैसे एक एज जो होती है ना, वो दांतों की बनी होती है, मतलब एक एज पे दांतें कटे होते हैं। ये जो साइड में एज होती है, एक एज पर हमारे दांतें कटे होते हैं, एक एज पर हमारे दांतें कटे होते हैं, जबकि जो हमारा दूसरा एज होता है ना, वह बिना दांतों के होता है। किसका होता है, बिना दांतों के होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि भाई एक जो है बिना दांतों के और एक एज पे दांत, जो एज बिना दांतों के होता है उसे सेफ एज कहते हैं। और यही सेम कहानी हमारी हैंड फाइल में भी होती है। फिर आप बोलोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जब इसमें भी वही काम हो रहा है हैंड फाइल में भी वही काम हो रहा है, तो डिफरेंस है कि जो हमारी पिलर फाइल होती है ना, इसकी चौड़ाई हैंड फाइल से कम होती है। पिलर फाइल की जो चौड़ाई होती है हैंड फाइल से कम होती है, मोटाई ज्यादा होती है। यही डिफरेंस है दोनों में, हैंड फाइल की चौड़ाई ज्यादा मोटाई कम, इसकी चौड़ाई कम मोटाई ज्यादा होती है। तो इसीलिए चूंकि इसकी चौड़ाई कम है, इसीलिए हम लोग इसका यूज नैरो वर्क के लिए भी कर पाते हैं। जहां पे संकीर्ण जगह है, नैरो काम करना है, नैरो वर्क के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, कीवे वगैरह की भी फाइलिंग कर लेते हैं। तो चलिए पिलर फाइल हो गया। फ्लेक्सिबल फाइल कौन सी है भाई, तो यह जो फाइल आपको दिख रही है ना, यह फ्लेक्सिबल फाइल है। ये नीचे वाली फाइल यह है हमारी फ्लेक्सिबल फाइल, ये नीचे वाला हिस्सा, ऊपर हैंडल है, यह नहीं है। ये जो फ्लेक्सिबल फाइल होती है हेक्साब्लेड के समान होती है। हेक्साब्लेड जैसे आपने देखा उसी तरह यह भी होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन हेक्साब्लेड से थोड़ी मोटी होती है। जैसे हेक्साब्लेड में 2 होल बने होते हैं, वैसे ही इसमें भी 2 होल बने होते हैं, एक होल यहाँ पे एक होल यहाँ पे रहता है, इधर भी एक होल रहता है। ठीक है, दोनों साइड एक होल बने होते हैं, जिससे कि यह वाले पिन इस होल में चली जाएगी और यह वाले पिन इसके अंदर। तो यह हैंडल हम लोग इसके ऊपर लगा करके फिर फाइलिंग करने का काम करते हैं। क्योंकि यह फ्लेक्सिबल फाइल है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसके अंदर, इस वजह से हम लोग इसका वक्र सरफेस के लिए, कर्व सरफेस
कर्व सरफेस की फाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वक्र भाग की फाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है वार्डिंग फाइल। जो ये वार्डिंग फाइल है हमारा ना, यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं यह वार्डिंग फाइल है हमारी। और वार्डिंग फाइल में देखिए आगे का भाग एक पॉइंट पे जाकर के बिल्कुल टेपरित होकर के मिल चुका है। आपको फाइल पहचानना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में फिगर दे करके पूछ लेता है कि यह कौन सी फाइल है। तो यह वाली फाइल तो आप पहचान रहे होंगे। आगे देखिए ऐसे राउंड टाइप का मैंने बताया था स्विस पैटर्न फाइल, और इसमें क्या है कि दोनों टेपरित होकर के जाके एक पॉइंट पे मिल जा रहे हैं, तो ये हमारी वार्डिंग फाइल होती है। कौन सी होती है भाई? वार्डिंग फाइल होती है। इसी का यूज हम लोग करते हैं ताले की मरम्मत करना हो या चाबियों में वार्ड नाच। देखिए यहां से याद आ जाएगा वार्ड नाच और वार्डिंग फाइल, याद करने का तरीका, ठीक है। वार्ड नाच और वार्डिंग फाइल, तो जो हमें चाबियों में जो की में हमें वार्ड नाच करना होता है उसके लिए, या ताले की मरम्मत करना होता है, वो वार्डिंग फाइल यूज की जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लस एक चीज और आप देख रहे हैं कि आगे इसका जो भाग है ना, ये टेपरित होकर एक पॉइंट पे मिल गया। इसका मतलब हम लोग इसका यूज नैरो वर्क के लिए भी कर सकते हैं। इसके आगे वाले हिस्से से इसका यूज नैरो वर्क के लिए भी, पतले स्थान के लिए, सकरे स्थानों के लिए भी, फाइलिंग के लिए किया जा सकता है। फिर आती है बारी स्विस पैटर्न फाइल की। यह जो आपको फाइल दिख रही है यह स्विस पैटर्न फाइल है। स्विस पैटर्न फाइल तो बहुत अच्छे से मैंने आपको पीछे भी बता रखा है कि इसको प्राइमरी होता है ना, प्राइमरली फिनिशिंग टूल बोलते हैं, प्राइमरली फिनिशिंग टूल बोला जाता है। यह जो होता है जहां पर हमें परिशुद्ध चिकनाई की जरूरत हो, मतलब आप कह सकते हो परिशुद्ध चिकनाई, स्मूथनेस, प्रिसीजन स्मूथनेस। क्या? प्रिसीजन स्मूथनेस, परिशुद्ध चिकनाई की जरूरत है। किसका? परिशुद्ध चिकनाई की जहां पे जरूरत हो, तो वहां पे हम लोग स्विस पैटर्न फाइल यूज करते हैं। क्लियर हो गया सारी चीजें? नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, इस स्क्रू का नाम क्या भाई? ये कौन सा स्क्रू? इस स्क्रू के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको फिगर दिखाना भूल गया था। यह जो स्क्रू है ना, ये मल्टी स्टार्ट थ्रेड होता है। शायद अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि मैं कौन सी स्क्रू की बात कर रहा हूं। मैंने पीछे बताया था मल्टी स्टार्ट थ्रेड वाला स्क्रू होता है भाई। कौन सा स्क्रू होता है? मल्टी स्टार्ट थ्रेड होता है। मल्टी स्टार्ट क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जब हम लोग स्क्रू को एक चक्कर घुमाए और वह एक पिच के बराबर दूरी आगे चले तो सिंगल स्टार्ट हो ना, सिंगल स्टार्ट थ्रेड वाली हमारी वो स्क्रू हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप स्क्रू को एक चक्कर घुमा रहे हैं और वो दो थ्रेड के बराबर दूरी आगे चली जाए, दो पिच के बराबर दूरी आगे बढ़े, तो वह डबल स्टार्ट हो जाता है। फिर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड, मतलब अगर एक चक्कर घुमाने पे तीन थ्रेड के बराबर दूरी आगे चली गई तो ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो वही सिंगल है, मतलब एक ही थ्रेड के बराबर चल रहा तो सिंगल स्टार्ट बोल दिया। पर दो तीन चार पांच ऐसे कुछ भी अगर एक चक्कर घुमाने पे दो थ्रेड, तीन थ्रेड, चार या पांच थ्रेड जो भी चल जाए तो उसी को मल्टी स्टार्ट थ्रेड बोल देते हैं। ठीक है, और यह हमारा होता है ड्राइवर स्क्रू, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम लोग हैमर ड्रिवेन स्क्रू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? हैमर ड्रिवेन स्क्रू। हैमर ड्रिवेन स्क्रू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हैमर के द्वारा चलाया जाता है। इसमें देख रहे हैं कोई स्लॉट व्लॉट नहीं कटा हुआ, इसके स्क्रू ड्राइवर से नहीं घुमाते हैं। यह जनरली हमारा यूज किया जाता है जो मशीन पे, जो हमारी मशीन की बॉडी पे जो नेम प्लेट लगी होती है ना, उनको लगाने के लिए स्क्रू यूज किया जाता है। ड्रिल मशीन हो, लेथ मशीन हो, लेथ मशीन पर भी देखते हैं वो नेम प्लेट लगी होती है, पतली सी नेम प्लेट होती है, और उस पर लिखा होता है कि भाई गियर वगैरह को कैसे एंगेज करना है, कैसे क्या करना है, सब प्रोसेस वगैरह लिखा रहता है, या कंपनी का नाम वगैरह लिखा था जो भी होता है। तो इस टाइप की नेम प्लेट जब मशीनों पर लगाई जाती है तो उनकी बॉडी कास्ट आयरन की रहती है, उसी पर इस प्लेट को, नेम प्लेट को लगाया जाता है। उनको लगाने के लिए हैमर ड्रिवेन स्क्रू यूज करते हैं, क्योंकि इन स्क्रू को लगा करके उस होल में सीधे ठोक देते हैं। किससे? हैमर से। जैसे हमारी प्लेट हो गई, प्लेट में हमारा होल रहेगा, होल में हम लगाएंगे स्क्रू को और सीधे हैमर से चोट लगाकर उसे ठोक देंगे। इसको घुमा करके टाइट नहीं करते हैं, इसलिए इसको हैमर ड्रिवेन स्क्रू कहते हैं। ठीक है, ग्रब स्क्रू क्या है भाई? तो यहाँ पे जो ये स्क्रू आपको दिख रहा है ना, यही हमारा क्या है? ग्रब स्क्रू। क्या है? ग्रब स्क्रू। थोड़ा समान के देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। यह जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये अंदर, ये हमारी क्या है? ये हमारी शाफ्ट है, एक तरह से शाफ्ट स्क्रू कह सकते हैं, हमारी शाफ्ट वाली है इस तरह से ना। और यह जो होता है हमारे, इसके ऊपर जो चढ़ा गया शाफ्ट के ऊपर, या भाई हमारी शाफ्ट हो गई तो शाफ्ट के ऊपर हमारा क्या चढ़ा दिया गया? सेटिंग रिंग चढ़ाई गई है इस तरह से। और सेटिंग रिंग दोनों अलग अलग है, मतलब ऐसे है, ऐसे कटा हुआ है। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए देखिए इधर भी थ्रेड कटा हुआ है सेटिंग रिंग में। और यहाँ पे अब हम एक स्क्रू को जो टाइट करते हैं इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? ग्रब स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्रब स्क्रू। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सेटिंग रह गई, इसमें इधर भी थ्रेड कटा है, इधर भी थ्रेड कटा है। अब इसके बीच में स्क्रू की मदद से दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यह जो स्क्रू होता है ना, इसमें हेड नहीं होता, दरअसल अपना टेल से पकड़ता है इन दोनों को, क्योंकि यह इस टाइप से कुछ बना होता है, इसमें हेड नहीं है।
ठीक है, और थ्रेड कटा हुआ है, और यहाँ पे आपका स्क्रू ड्राइवर चलाने के लिए बस बना होगा निशान, तो इसको घुमा करके इसमें टाइट कर देंगे तो हेड नहीं होता। जैसे आपका सॉकेट हेड कैब स्क्रू होता है ना, उसमें भी हमारा क्या होता है, उसको चलाने के लिए ऐसे गोल होता है, अंदर हेक्सागोनल कटा होता है, जिससे हेक्सागोनल हम लोग क्या करते हैं एलन की लगा करके इसको टाइट या लूज करते हैं। उसी तरह इसमें भी क्या है, टाइट या लूज करते हैं हम लोग। यह जो थ्रेड कटा होता है इसपे ना, यह थ्रेड से इस पार्ट को पकड़ता है, यह हमारा ग्रब स्क्रू कराता है, हेड से नहीं, पार्ट को टेल से पकड़ता है अपने, जहां पे थ्रेड कटा होता है। चलिए फिर आता है सेल्फ टैपिंग स्क्रू। देखिए सेल्फ टैपिंग स्क्रू क्या, टैपिंग का मतलब खुद से थ्रेड काटना। यह भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आप लोग पार्ट 1 से देखते आइए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले आए हुए हम लोग उसको दोबारा फिर उतना टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग, इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर कोई पहली बार देख रहा है कि यह पार्ट 4 है, फिर क्लास 4 है, तो आप क्लास 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, तब मजा आएगा, तब अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो सेल्फ टैपिंग स्क्रू मतलब, सेल्फ टैपिंग का मतलब होता है चूड़ी काटना। टैप होता है ना, जब डाई होता है तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए, टैप आंतरिक चूड़ी काटने के लिए। तो सेल्फ टैपिंग स्क्रू जो खुद से टैपिंग कर ले, जो खुद से थ्रेड काट ले, वो सेल्फ टैपिंग स्क्रू कहलाता है। आई बात समझ में, जो खुद से थ्रेड काट करके सेट हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जहां भी हमें इस स्क्रू को लगाना होता है वहां थ्रेड नहीं काटना पड़ता है। इस तरह से हमारा थ्रेड काटने वाला पैसा भी और समय भी बच जाता है, या खुद थ्रेड काट के सेट होता है। इससे हमें फायदा ये होता है कि जब स्क्रू खुद से थ्रेड काट करके कहीं पे सेट होता है ना, तो काफी मजबूत तरीके से उसमें सेट होता है, और जो मशीनों की बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं, तो वह लूज नहीं होता है, ठीक है। ये सेल्फ टैपिंग स्क्रू का ये एक टाइप है। थ्रेड कटिंग स्क्रू होता है, एक और होता है हमारे पास थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू होता है, थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू होता है, और एक हमारे पास सेल्फ पियर्सिंग वाला होता है, सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू भी होता है, ठीक है। थ्रेड कटिंग स्क्रू थ्रेड में क्या होता है, तो आप यह जो देख रहे हैं थ्रेड कटिंग स्क्रू का फिगर है, इसमें जो इसके थ्रेड को होता है ना, रीज के रूप में उभार दिया जाता है, रीज की तरह इसके थ्रेड को उभार करके बना दिया जाता है। और यही जो रीज है हमारा नुकीला पॉइंट वाला, यह खुद से जॉब में थ्रेड काटते हुए, उसको चिप्स काटते हुए, थ्रेड काटेगा तो चिप्स निकलेगा, काटते हुए खुद से जॉब में सेट हो जाता है, तो मजबूती से सेट रहता है, और ऑपरेशन होने पे कोई दिक्कत नहीं आती है, लूज नहीं होता है। जो थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू होता है ना, ये हमारा, मैं पीछे इसका फिगर दिखा करके अच्छे से बता चुका हूं, तो पिछला पार्ट जरूर देखिएगा। थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू ये थ्रेड को काटता नहीं है, ये जो हमारा मेटल होता है ना, जो जॉब होता है, इसलिए अक्सर हमारा ये पतली सीटों के लिए यूज किया जाता है, सॉफ्ट मेटल या पतली सीट के लिए। यह जो जॉब है या जो सीट है, उसको थ्रेड के रूप में उभार करके बना देता है। थ्रेड काटेगा नहीं, कोई चिप्स नहीं निकलेगा, उस मटेरियल को स्क्वीज करता है, स्क्वीज करना, भींचना, स्क्वीज करके दबा करके उसको थ्रेड के रूप में उभार देता है, वह थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू कहलाता है। सेल्फ पियर्सिंग क्या आता है, या द्विमुखी थ्रेड वाली हमारी स्क्रू होती है, द्विमुखी, दो मुख वाला थ्रेड होता है, द्विमुखी थ्रेड वाली स्क्रू होती है, और इसे एक विशेष गन के साथ यूज करते हैं, एक विशेष गन के साथ यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर, लॉक वाशर का फायदा क्या है। देखिए हम लोग लॉक नट यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कि जब मशीनों में वाइब्रेशन हो तो हमारा नट खुले ना, वैसे लॉक वाशर भी यूज किया जाता है नटों के साथ। सिंपल नट है तो वहां पे उनके नीचे लॉक वाशर यूज कर लिया जाता है। लॉक वाशर क्या करता है कि जो भी झटके या वाइब्रेशन होते हैं उसको वो अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और नट को खुलने से बचाता है। कौन, लॉक वाशर। तो यहाँ पे जो लॉक वाशर का मैंने फिगर ले रखा है ना, ये हमारा सिंगल कॉइल स्प्रिंग वाला है, सिंगल कॉइल स्प्रिंग। ये जो लॉक वाशर आते हैं हमारे सिंगल कॉइल स्प्रिंग के आते हैं, डबल कॉइल वाले भी आते हैं, ये सिंगल कॉइल स्प्रिंग वाला है। तो देख रहे हैं ना, इसका एक हिस्सा इधर को, एक हिस्सा इधर को, बाहर को, दोनों। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जब नट को टाइट करते हैं तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगा भाई। जब इसको किसी भी सरफेस पे रख के आप टाइट करोगे तो नीचे सरफेस होगी, ऊपर से नट जब दबाएगा तो दोनों हिस्से क्या होंगे, दोनों हिस्सा बिल्कुल जैसे अभी इधर उधर है, तो दोनों बिल्कुल आपस में एक दूसरे के सीध में आ जाएंगे, मतलब दोनों आपस में ऐसे सीध में आ जाएंगे, हो जाएंगे ना। पहले इधर उधर है, लेकिन जब दबाएंगे दोनों दब करके सीध में आ जाएंगे। लेकिन होगा क्या, यह वाला हिस्सा इधर नीचे सरफेस पे दबाव डालेगा, और यह वाला हिस्सा इधर नट पे, दोनों पे दबाव डाले रहेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, जब मशीनों में वाइब्रेशन होगा तो उसे खुलने नहीं देगा। तो यह हमारा काम किसका होता है, लॉक वाशर का होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी है, कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना, ठीक है। कार्य सतह पर एक समान दबाव वितरित करना, ये हमारे सिंपल वाशर का काम होता है। जो हमारे पास नॉर्मल वाशर होता है ना, इस तरह वाला गोल वाशर, नॉर्मल वाला जो वाशर होता है, तो हम लोग कहीं अगर जॉब पे, किसी भी जॉब पे, वर्कपीस पे जब नट बोल्ट को टाइट कर रहे होते हैं, तो पता चला उसके नीचे हमें समान सरफेस नहीं मिल रही है। बोल्ट वगैरह टाइट करोगे तो जहां पे ऊपरी सरफेस है कहीं डाउन है, तो वहां पे एक ही जगह पे ज्यादा फोर्स लग जाएगा, तो सरफेस दब सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे लगाते हैं वाशर।
या फिर कम जगह है तो होल को भी खराब कर सकती है। तो वहां वाशर लगा देते हैं। अब इसके ऊपर नट आता है। अब ये वाशर ने क्या किया, जो नट पे इतनी दूरी पर उस सरफेस पे जो प्रेशर पड़ने वाला था, नट की वजह से जो इतनी दूरी पे सरफेस पे प्रेशर पड़ने वाला था, अब वो इस वाशर पे पड़ेगा और वाशर उस प्रेशर को ज्यादा दूरी में फैला देगा। इससे क्या होगा, एक समान दबाव वितरित कर देगा चारों तरफ, तो हमारा होल भी जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तब हमारा वाला ऑप्शन ये सही होता अगर नॉर्मल वाशर होता तब। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। इसमें हुआ क्या है, आप देख रहे हैं एक हेड को ऊपर की तरफ और एक को नीचे की तरफ, दोनों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर मोड़ दिया गया। इसको ऊपर की तरफ मोड़ा गया, इसको नीचे की तरफ, तो दोनों सिरे पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। इस वाले स्क्रू ड्राइवर को ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। इसका यूज कहां पे होता है, जहां पे कंजस्टेड जगह हो और तंग स्थानों। नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर जहां हम यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे स्क्रू को टाइट या लूज करने के लिए हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप का आपके पास कोई स्पेस हो, मान लीजिए कोई जॉब है, कुछ मशीन है, ऐसा बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्क्रू लगा हुआ है, आपको टाइट या लूज करना है इस स्क्रू को। अब बताइए, ये बड़े बड़े स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर सीधा आएंगे नहीं, तो आप इसको टाइट या लूज कैसे करोगे। तो ये ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, पतला आराम से चला जाएगा और ऐसे खोल खोल करके आप टाइट या लूज कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे, तंग स्थानों पे, कंजस्टेड स्थानों पे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कौन सा भाई, तो यह वाला जो आप फिगर देख रहे हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, या इसको प्लस वाला भी हम लोग गांव में अपनी बोलचाल में प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर भी बोल देते हैं, या स्टार वाला भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके साथ जो स्क्रू है, स्क्रू में भी देख रहे हैं प्लस वाला ऐसे बना हुआ है ना, प्लस वाला यहाँ पर स्क्रू में भी इसमें खांचा बना हुआ है, और ये स्क्रू ड्राइवर भी वैसे ही होता है। स्क्रू ड्राइवर में भी आगे देख रहे हैं ना, एक उधर एक उधर, एक इधर एक इधर से प्लस टाइप का बना होता है। तो ये इसके अंदर चला जाता है और टाइट और लूज करने के काम आता है। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, तो यह जो है हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है, इस वाले पार्ट को हम लोग हैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हैंडल कहते हैं। यह हमारा सैंक कहलाता है, सैंक कहलाता है। और यह वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, यह वाला जो पार्ट है हमारा, यह हमारा कहीं कहीं पे टिप बोलता है, कहीं कहीं इसको ब्लेड भी बोल देता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या बोलता है भाई, टिप बोलता है, टिप, या कहीं कहीं पे ब्लेड भी बोल देता है, ब्लेड। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं। और इसी में हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर में ना एक हैवी ड्यूटी वाला स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर आता है। कौन सा आता है भाई, हैवी ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। इसमें क्या होता है, जो हैवी ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर होती है, इसकी जो सैंक होती है ना, वो स्क्वायर आकृति में है। सैंक कैसी होती है, इसकी जो सैंक होगी ना, वो स्क्वायर में होगी। कैसी होगी भाई, स्क्वायर आकृति में होती है, वर्गाकार आकृति में होती है। यह भारी काम के लिए, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए यूज किया जाता है, भारी कार्यों के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि इसकी सैंक हमारी स्क्वायर होती है, तो उसको रिंच वगैरह की मदद से भी पकड़ के घुमा सकते हैं, तो भारी कामों के लिए यूज करते हैं। जबकि जो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है, इसकी जो सैंक होती है गोल होती है, राउंड होती है। ठीक है, तो ये हल्के कामों के लिए, किसके लिए यूज होगा भाई, ये वाला हमारा, ये वाला यूज होगा हल्के कामों के लिए, लाइट ड्यूटी, हल्के काम। उसके बाद जो लास्ट देख रहे हैं हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। देखिए स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर था, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। हैवी ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, उसकी सैंक वर्गाकार थी। नॉर्मल स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है तो सैंक गोल थी, लेकिन सिर्फ लिखे हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, इसके आगे स्टैंडर्ड नहीं लगा है ना, स्टैंडर्ड नहीं लगा इसमें, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है। हैवी ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर होता तब उसकी बात होती, सिर्फ हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर लिखा है तो उसकी जो सैंक होती है भाई चपटी होती है। देख रहे होंगे आप यहाँ पे, इसकी सैंक कैसी है, फ्लैट है, चपटी है, ठीक है। तो इसकी सैंक फ्लैट होती है, चपटी होती है, और इसका यूज ज्यादातर हम लोग लकड़ी के कामों में करते हैं। कहाँ करते हैं भाई, कारपेंटर करता है, लकड़ी के कामों में करता है। इसकी मदद से उसके स्क्रू को टाइट या लूज किया जाता है, प्लस किसी स्क्रू को बाहर भी निकालना तो आगे वाले ब्लेड या टिप को फंसा करके बाहर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस। इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको इस वाले का फिगर दिखाया था ना, क्या था भाई, ये हमारा लॉक वॉशर का ये टाइप था, और मैंने बताया था यह जो ऊपर दिखाया गया है ये सिंगल कॉइल स्प्रिंग वॉशर है हमारा, सिंगल कॉइल लॉक स्प्रिंग वॉशर है। तो सिंगल कॉइल स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग की तरह दिख रहा है ना, स्प्रिंग वॉशर, या फिर डबल कॉइल, ये वाला, ये भाई एक ही है तो सिंगल कॉइल, ये देखिए दो है तो डबल कॉइल बोलेंगे, डबल कॉइल स्प्रिंग वॉशर।
ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन दिया अभी स्प्रिंग वाशर, तो स्प्रिंग वाशर है लेकिन सिंगल कॉइल वाला स्प्रिंग है या डबल कॉइल वाला, दोनों को दिखा रखा है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये इसीलिए होता है लॉक नट, ताकि हमारे वाइब्रेशन में नट वगैरह खुले ना। टैब वाशर कौन सा होता है भाई, तो यह जो देख रहे हैं आप ना, यह टैब वाशर है। यह देखिए टैब वाशर आपका यह है, टैब वाशर है। इससे हम लोग टैब वाशर भी लॉक वाशर के अंतर्गत आता है। लॉक वाशर के अंतर्गत हमारा टैब वाशर है, लॉकिंग प्लेट है, स्प्रिंग वाशर है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, टैब लॉक वाशर के अंतर्गत। लॉक वाशर के सब टाइप है। तो टैब वाशर भी हमारा क्या करता है, बोल्ट को लॉक नट को लॉक करता है ताकि वाइब्रेशन के समय खुले ना। कैसे करता है, तो देखिए वही दिखाएगा कि इसको हम लोग बोल्ट के नीचे, नट के नीचे रख करके टाइट कर देते हैं। अभी नॉर्मल बस टाइट करेंगे तब तो ये घूम जाएगा, खुल जाएगा, लेकिन हम लोग टाइट करने के बाद क्या करते हैं, इसकी एक सरफेस को इस बोल्ट के फेस के साथ मोड़ देते हैं। इसकी एक फेस के साथ इस जो वाशर था इसके हिस्से को मोड़ के चिपका दिया जाता है। अभी भी यह घूम जाएगा, अभी भी ये काम नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे, जो दूसरा हिस्सा है इसको मशीन के बॉडी के साथ मोड़ देते हैं। अब यह नहीं खुलेगा, नट खुलेगा नहीं, क्योंकि नट को इसलिए पकड़ रखा है और यहाँ बॉडी पकड़ रखी है, तो नट को खुलने ही नहीं देगा। तो टैब वाशर के एक हिस्से को नट के फेस के साथ और दूसरे हिस्से के बॉडी के साथ ऐसे मोड़ देते हैं, तभी हमारा लॉक वाशर काम करता है। यह टैब वाशर ऐसी जगहों पे ही यूज हो पाएगा जहां पर हमारा क्या हो, जो हमारा नट बोल्ट है वो बॉडी के किनारे, मशीन के बॉडी के किनारे पे हो। अगर मान लीजिए कहीं मशीन, कोई हमारी चौड़ी सी मशीन है, चौड़ी सी मशीन है, यहाँ बीच में लगा हुआ है, तब तो उतना लंबा टैब वाशर है नहीं कि उसकी बॉडी के साथ मोड़ा जा सके, तब वो काम में ही नहीं आएगा। आई बात समझ में, तो ये टैब वाशर हो गया हमारा। लॉकिंग प्लेट, तो यह जो आप फिगर देख रहे हैं लॉकिंग प्लेट का, मैं एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ लाइनिंग खींचूंगा, ध्यान दीजिएगा। जो मैं लाइन खींच रहा हूं ना, सिर्फ इतना ही लॉकिंग प्लेट है, बाकी तो आपका बोल्ट है या नट है, नट का हेड है। लॉकिंग प्लेट हमारा ये वाला हिस्सा है, ठीक है, जो मैं लाइन खींच रहा हूँ रेड कलर से, ये इतना लॉकिंग प्लेट है, ये हमारा लॉकिंग प्लेट है। तो हम लोग क्या करते हैं, यह हमारा कहीं भी मशीन पे अगर बताया ना, और कोई बड़ी मशीन है या तो जॉब के किनारे के लिए, मशीन के किनारे नट स्थित होगा तब काम आएगा, पर बीच में है तब, तो वहां पे लॉकिंग प्लेट यूज कर सकते हैं। अब वहां पे क्या करेंगे हम लोग, यह लॉकिंग प्लेट है, ये देख रहे हैं जैसे रिंच की तरह बना हुआ है, नट इसके अंदर आ गया। अब क्या होगा, अब यह घूमे ना, उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी लॉकिंग प्लेट के दूसरे साइड में होल बना होता है, इस होल के सामने ही हम लोग क्या करेंगे, मशीन की बॉडी में भी होल करके थ्रेड काट देंगे, ताकि फिर इस स्क्रू को लगा करके इसमें टाइट कर देंगे, वो मशीन की बॉडी के थ्रेड में जाकर के टाइट हो जाएगी। अब ये लॉकिंग प्लेट यहाँ टाइट हो गया, अब ये घूमेगा ही नहीं, नट को घूमने देगा। अगर खोलना है तो इस स्क्रू को खोल करके लॉकिंग प्लेट हटाएंगे तब नट खुलेगा। तो अभी एक लॉक वाशर का ही टाइप है लॉकिंग प्लेट। तो ये लॉक वाशर क्या है, तो लॉक वाशर है भाई, लॉक करने के लिए, नट हमारा खुले ना, तो उसी का यह टाइप का टैब वाशर लॉकिंग प्लेट स्प्रिंग वाशर। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जी बेडेड की। जो हमारा जी बेडेड की है उसका क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है, किसकी बात कर रहा है भाई, जी बेडेड की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो जी बेडेड की बात कर रहा, तो जो ऊपर वाला है हमारा, यही हमारा क्या है, यह वाला जो फिगर है, यह वाला, ये हमारा क्या है भाई, यही हमारा जी बेड की का, यही दिखाया गया कि मैंने बताया था ना कि ये ऊपर वाला जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जी हेड बोलते हैं। गी हेड बोलता है, कहीं पे जी हेड बोलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, गी हेड या जी हेड, ठीक है। ये हमारा कहाँ यूज होता था, जहां पर शाफ्ट के किनारे पे पुली या गियर लगाया जा रहा हो और उसे अक्सर बार बार लगाने और निकालने और लगाने की जरूरत हो। इस यह जी वेट की का फायदा ये होता है कि बार बार लगाना निकालना है तो इसमें एक जी वेट बना होता है, इससे इस की को लगाना और निकालना काफी आसान हो जाता है, इसीलिए ऐसी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन भी पहले ही मिल जाएगा, आपको आसानी से निकाला जा सकता है, यही फायदा है की वेट की का। यह देख रहे हैं ना, यह शंख की का ये एक टाइप है, देख रहे हैं आधा कहाँ है, यह टोटल मोटाई थी, आधा मोटाई शाफ्ट में कटे कीवे में है और आधा मोटाई हब में, यह भाई शाफ्ट हो गया हमारा, और यह इसके ऊपर पुली या गियर जो भी लगाया जाएगा इसको हब बोलेंगे। तो दोनों में है तो ये शंख की कहलाएगा। उसके बाद एक की और है, दरअसल यहाँ पे है नहीं लेकिन मैंने फिगर ले रखा है, आगे भी एक क्वेश्चन में आपके आएगा, सोचा मैं इसके साथ इसको भी थोड़ी जानकारी दे दूं तो आपको थोड़ा आसान रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। यह जो की आप देख रहे हैं ना, यह वाली कलर अलग ले लेता हूं मैं थोड़ा ना, ग्रीन कलर ले लेते हैं। चलिए, यह जो की आप देख रहे हैं, यह वाली, यह जो हमारी की है ना, यह की कौन सी है, तो यह की जो है हमारी, यह टेंजेंशियल की है भाई। कौन सी की है, टेंजेंशियल की, जिसे स्पर्शी की हिंदी में बोलते हैं, इसको हम लोग टेंजेंशियल की कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल की कहते हैं। यह की हमारी पेयर में पाई जाती है, देख रहे हैं ना, यह दो की है, एक नहीं है, एक की इधर पतली इधर मोटी है ऐसे, और दूसरी की जो है इसके, दूसरी की इधर है, इधर वाला इसका मोटा, इधर वाला पतला, तो यह दो है। तो यह चीज होता है हमेशा, इसलिए का पेयर की, यह की जो होती है टेंजेंशियल की जो होती है हमेशा पेयर में यूज की जाती है,
कैसे, पेयर में। और कहाँ यूज की जाती है, फ्लाई व्हील पे, जो डीजल इंजन वगैरह पे फ्लाई व्हील लगा होता है ना, फ्लाई व्हील पे ज्यादातर यूज किया जाता है। और कैसे यूज किया जाता है भाई, यह पेयर में यूज किया जाता है, यह कि हमेशा जोड़े में पेयर में यूज की जाती है, इसको टेंजेंशियल की कहते हैं। और यहाँ पे पेयर में यूज की जाती है और दो सेट में यूज की जाती है। देखिए एक सेट इधर लगाया गया है, एक सेट इधर लगाया गया है। जहां भी 60 पे लगाया जाएगा दो सेट में लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि जो दो सेट में लगाया जाता है 60 पर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है। तो ये जो दोनों के बीच में एंगल होता है भाई, वह 120 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कितना एंगल होता है डियर, 120 डिग्री होता है दोनों के बीच में, पेयर में, दो सेट में, ठीक है। कहां यूज होगा, तो जब हमें हाई टार्क ट्रांसमिट करना हो, वो भी बोथ डायरेक्शन में, दोनों दिशा में हाई टार्क ट्रांसमिट करना हो। क्या बोला मैंने बोला भाई कि जब हमें हाई टार्क ट्रांसमिट करना हो, क्या करना हो, हाई टॉर्क ट्रांसमिट करना हो, हाई टार्क ट्रांसमिट करना हो भी बोथ डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में, बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में करना, उस केस में इसका यूज किया जाता है हाई टार्क बोथ डायरेक्शन। आई बात समझ में। टेंजेंशियल की, जिसको स्पर्शी की कहते हैं, पेयर में पाया जाता है, दो सेट में लगाया जाता है, दोनों के बीच हमारी जो एंगल है वह 120 डिग्री का होता है। फ्लाई व्हील वगैरह के लिए हाई टार्क वो भी बोथ डायरेक्शन के लिए, दोनों दिशाओं में जब हमें पावर ट्रांसमिट करना हो, उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। अगला कह रहा है विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए ना, शार्प कॉर्नर को फिनिश करने की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं आराम से, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या भाई, पिलर फाइल के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं, कई बार जान चुके हैं, पहले भी जान चुके हैं कि ये हमारी पिलर फाइल है, हैंड फाइल के समान, एक साइड दांते कटे होंगे, एक साइड नहीं, मतलब एक कहानी भी जस्ट मैंने बताई, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जाऊंगा। और इसका काम मैंने बताया था भाई, यह नैरो वर्क के लिए यूज किया जाता है, ऐसा कुछ नाम नहीं हुआ था नुकीले कोने को फिनिश करने, मतलब शार्प कॉर्नर के लिए, ठीक है। रिफलर फाइल कौन सी है, तो रिफलर फाइल भी जस्ट हम लोग पिछले पार्ट में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। रिफलर फाइल में क्या होता है हमारा, ये जो रिफलर फाइल होती है डाई सिंकिंग के लिए यूज किया जाता है, इंग्रेविंग मतलब नक्काशी के लिए यूज किया जाता है, सिल्वर स्मिथी में यूज किया जाता है, ठीक है। ये रिफलर फाइल होती है हमारी, सब स्पेशल फाइलें हैं। वार्डिंग फाइल जस्ट पहले हमने पढ़ा, वार्डिंग फाइल आगे देखे थे ना, पॉइंट टाइप का मिल गया था, एक ही जगह जाके मिल गए थे। वार्ड बताया था ना, की के वार्ड नाच के लिए वार्डिंग फाइल, ताले की मरम्मत या की के वार्ड नाच के लिए वार्डिंग फाइल यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर नैरो वर्क के लिए भी, की के आगे का नुकीला स्थान है, ठीक है। वार्डिंग फाइल के बारे में आप लोग जानते हो, जस्ट पीछे बात हो गई। बैरेट फाइल या कैंट फाइल, इसके बारे में भी बात हो चुकी है पिछले पार्ट में, तो आप लोग एक बार जरा देख लीजिएगा। और यही वो फाइल है हमारी बैरेट फाइल या कैंट फाइल, इसको कैंट फाइल के नाम से भी तो जाना जाता है, बैरेट फाइल या कैंट फाइल भी कहते हैं। क्या रुकिए वहीं लिख देता हूं तो ज्यादा सही जाएगा भाई, बैरेट फाइल कहिए या कैंट फाइल कहिए, कैंट फाइल भी कहते हैं। यह जो होता है हमारा, इसका त्रिभुज की आकृति होती है, एक भुजा लंबी होती है, जो सबसे लंबी भुजा होती है उस पर ही सिर्फ दांता कटा होता है, दोनों भुजाओं पर बाकी दांते नहीं कटे होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज टाइप का, इसके दोनों जो यह दोनों एंगल होते हैं ना, यह भी 30 डिग्री और यह भी 30 डिग्री, और यह ऊपर वाला जो होता है 120 डिग्री, ठीक है। यह हमारा जैसे ट्रायंगुलर फाइल होता है, उसकी बात हुई थी हम लोगों की, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों भुजाओं पर हमारे दांत, मतलब तीनों फेस पर हमारे दांते कटे होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ सबसे लंबी भुजा पे दांते, बाकी दो फेस बिना दांतों के। और इसके तीनों कोण जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, जबकि इस तीनों कोण कितने कितने के, यह भी 60, यह भी 60 और यह भी 60, जबकि इसका यह दोनों 30 का या 120 डिग्री का। इसीलिए 60 डिग्री से कम स्लॉट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, जबकि यह 60 डिग्री से कम वाले भी खांचे के लिए, त्रिभुजाकार खांचे के लिए यूज हम लोग कर सकते हैं, बैरेट या कैंट फाइल। और यही हमारा शार्प कॉर्नर के लिए भी यूज किया जाता है, बैरेट फाइल या कैंट फाइल। नुकीले कोनों को या शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए बैरेट फाइल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम, इस फाइल का नाम पूछ रहा, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पार्ट 1 से देखते हुए आइए, क्योंकि मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर जब पहली बार क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो पार्ट 1 वाला हिस्सा जरूर देखिए, तभी मजा आएगा, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरियल से देखते हुए आइए, तब ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यह कौन सी फाइल है, तो देखिए मैंने बताया था कि ये हमारी टिंकर फाइल होती है, जिसे ब्लॉक फाइल के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। इसके एक साइड हमारे क्या होते हैं, कहीं कहीं इसको ब्लॉक फाइल भी बोलता है, ठीक है।
इसके एक सतह पे, निचली सतह पे दांतें कटे होते हैं, ऊपरी सतह बिना दांतों की होती है। उधर ही इस हैंडल को लगाते हैं, हैंडल है जिसको पीछे साइड लगाया जाता है, दो होल बना हुआ है, इस हैंडल को पीछे साइड फिट करते हैं। इसीलिए निचली सतह पर दांतें, ऊपरी सतह बिना दांतों की होती है, और इसको लगा करके फिर फाइलिंग, मतलब बड़ी सरफेस की फाइलिंग करनी है, या ऑटोमोबाइल में बॉडी की टिंकरिंग के पश्चात फाइलिंग करने के लिए टिंकर फाइल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग फाइल कौन सी भाई? तो क्रॉसिंग फाइल को हम लोग फीसबैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। यह जो हमारी क्रॉसिंग फाइल है ना, यह सबसे ऊपर है, इसको हम लोग फीसबैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फीसबैक फाइल के नाम से जानते हैं। और एक चीज और है कि इसकी जो दोनों जैसे दो बने हुए ना, तो ये हमारी अर्ध, मतलब दो गोलाई में इसके जो दोनों भाग होते हैं ना, वो कर्व आकृति बने होते हैं। मतलब इसका रेडियस अलग, दोनों अलग अलग रेडियस में जो दोनों गोलाई बनती है, और उनका रेडियस अलग होता है। एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, इसका रेडियस अलग और इधर वाले का रेडियस R2, R1 R2, क्योंकि अगर दोनों का सेम रेडियस रख देंगे तो वह वृत्त बन जाएगा ना, दोनों का, इसका भी सेम, दोनों सेम रेडियस रख देंगे तो वृत्त बन जाएगा। इसलिए दोनों अलग अलग अर्धगोलाई में बने होते हैं। और कर्व भाग की, मतलब वक्र भाग की सरफेस करने के लिए, कर्व सरफेस की फाइलिंग करने के लिए, वक्र भाग की फाइलिंग करने के लिए, कर्व सरफेस की फाइलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। स्विस पैटर्न फाइल अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ा, इसके बारे में बात हो गई है कि भाई स्विस पैटर्न फाइल क्या? प्राइमरली फिनिशिंग टूल है, प्रिसिजन स्मूथनेस के लिए यूज किया जाता है। ड्रेडनॉट फाइल यह वाली, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ड्रेडनॉट जो फाइल होती है ना, यह हमारा सॉफ्ट मटेरियल, एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा जो होता है ना, कॉपर तांबा एक ही बात होगी, तो उनके लिए जो इसका यूज करते हैं। या जो आपकी एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो पूछता है नॉन मेटेलिक, किसकी बात करता है भाई? नॉन मेटेलिक, मतलब ऐसा जो धातु नहीं है, जैसे लकड़ी हो गया, क्या हो गया डियर? लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनकी अगर घिसाई करनी है तो उसके लिए ड्रेडनॉट फाइल यूज किया जाता है। वो भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वह यह पूछता है कि प्लास्टिक की, स्पेशली यह पूछेगा कि प्लास्टिक की घिसाई के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है, तो ध्यान रखिएगा प्लास्टिक की घिसाई के लिए ड्रेडनॉट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, कह रहा है क्या भाई कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू चेक द वर्कपीस टू कंफर्म द शेप? आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण को? आकृति की पुष्टि कि कोई जॉब का हमारा आकृति, शेप, या कह लीजिए प्रोफाइल, उसकी आकृति सही है नहीं, या शेप सही बनाया या नहीं, या प्रोफाइल सही बनाया या नहीं, यह चीज चेक करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो ध्यान से सुनिए, आकृति, शेप या प्रोफाइल। जॉब की आकृति चेक करना, शेप चेक करना, या प्रोफाइल चेक करना। प्रोफाइल चेक करेंगे, प्रोफाइल गेज की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन ए अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका थोड़ा फिगर देख लेते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। देखिए, अगर मैं प्रोफाइल गेज की बात करूं ना, तो जॉब की आकृति के अनुसार बनाया जाता है। यह जो मैं लाइन खींच रहा हूं ना, यह प्रोफाइल गेज का फिगर है। ये जो मैंने लाइन खींचा, सिर्फ ये हमारा क्या है? प्रोफाइल गेज का फिगर है। इसके अंदर है हमारा जॉब। जॉब की कैसी आकृति रही होगी? तो देखिए, जॉब इस आकृति का था हमारा, जो जॉब था ना, कुछ इस आकृति का था, ऐसे और ऐसे। तो इसको चेक करने के लिए इस आकृति का प्रोफाइल गेज बनाया गया, और फिर से हमने इसको चेक किया कि यह जो जॉब की हमारी प्रोफाइल है, या शेप है, या आकृति है, यह सही बनी है या नहीं, तो प्रोफाइल गेज की मदद से। ठीक है, यह देखिए, जॉब के अनुसार यह प्रोफाइल हमारा बदलता रहेगा, जो प्रोफाइल गेज की आकृति है। जैसी जॉब की आकृति उसी हिसाब से प्रोफाइल गेज बनाएंगे। अब यह देखिए, प्रोफाइल गेज थोड़ा अलग टाइप का है ना। एक देखिए इस आकृति का, तो जैसी जॉब होगी उसी हिसाब से इसको बना लेंगे। स्नैप गेज क्या होता है भाई? तो यह देखिए, इसको दो सिरे हैं तो डबल इंडेड स्नैप गेज भी बोला जाता है। यह हमारा लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्नैप गेज या दो सिरे है तो डबल इंडेड स्नैप गेज भी बोलते हैं। कैलिपर गेज, तो जो यह आपको फिगर दिख रहा है ना, यह कैलिपर गेज है, इसको आप कैलिपर गेज भी कह सकते हैं। या सिर्फ इसमें दोनों सिरा, गो और नो गो एक ही साइड है, इसमें गो नो गो दो साइड थे, इसलिए डबल इंडेड स्नैप गेज बोल दिया। इसका गो और नो गो एक ही साइड है, आगे वाला गो, पीछे वाला नो गो, इसीलिए इसको कैलिपर गेज कहिए, या फिर सिंगल इंडेड स्नैप गेज कहिए। क्या कहिए भाई? सिंगल इंडेड स्नैप गेज। ठीक है, या फिर एक और नाम से कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इधर फिक्स्ड एनविल है, इधर जो दोनों एनविल है ना, इनको 6 mm तक एडजस्ट किया जा सकता है। इस वजह से इसको एडजस्टेबल स्नैप गेज या एडजस्टेबल कैलिपर गेज भी कहते हैं। एडजस्टेबल कैलिपर गेज कहिए या स्नैप गेज कहिए। ठीक है, सी आकृति का यह बना होता है।
चलिए उसके बाद बारी आती है किसकी भाई, प्रोग्रेसिव गेज की। देखिए प्रोग्रेसिव गेज क्या है, इसको प्रोग्रेसिव प्लग गेज लिखना चाहिए था ना। प्रोग्रेसिव प्लग गेज मतलब क्या, दोनों सिरा एक गो और नो गो एक ही साइड, जब गो और नो गो दो साइड पे होते हैं तो डबल इंडेड प्लग गेज या सिर्फ प्लग गेज बोलते हैं। और जब दोनों एक ही साइड हो जाएंगे, गो और नो गो एक ही साइड से लगता है जैसे प्रोग्रेस कर रहा हो, तो यह प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहलाता है। और उसमें भी ध्यान रखना था, लंबी वाली जो होती है वह गो होती है, और जो छोटी लंबाई का होता है वह नो गो होता है। कहां चेक करेगा, आंतरिक व्यास को चेक करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिलर गेज का उद्देश्य क्या है, जो यह फिगर दिख रहा है ना, या कई सारी ब्लेड होती हैं, इनको फिलर गेज कहते हैं। फिलर गेज मतलब फिल हो जाना, थिकनेस गेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिलर गेज को थिकनेस गेज के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया कि फिलर गेज मतलब फिल हो जाना। कहां पे, कहां फिल होगा, जहां गैप मिलेगा। मतलब अगर दो पार्ट्स है हमारे बीच, हमारे पास दो पार्ट्स है हमारे पास, और दोनों के बीच में गैप, इस गैप को चेक करना है कि ये गैप कितना है, तो इसके बीच में हम लोग इसके ब्लेड को फिल कर देंगे, इसीलिए फिलर गेज कह देंगे। और वह बताएगा कि इनके बीच में गैप कितना, मतलब दो मिलने वाले भाग के बीच, पार्ट के बीच के गैप को जांचना, चेक करना। यह जो फिलर गेज होता है हमारा ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कितने सेट में पाया जाता है डियर, ये 4 सेट में पाया जाता है। कितने सेट में, 4 सेट में। इसका जो होता है कि लंबाई कितनी रहती है, तो 100 mm की लंबाई की बात करें 100 mm, चौड़ाई जो विड्थ होती है लगभग 12 mm रहती है इसके ब्लेड की। ठीक है, लंबाई 100 mm, विड्थ 12 mm। देखिए एक ब्लेड अगर देखा जाए तो ये 0.03 mm मोटा है, ये 0.04 लिखा हुआ है, इस पे सब पे लिखा रहता है उसकी मोटाई। 0.05 लिखा है, 0.06 लिखा है, इस पे 0.07 लिखा है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक ब्लेड दूसरी ब्लेड से मोटाई में कितना अंतर आ रहा है, 0.01 का। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड की, या दूसरे ब्लेड से तीसरे ब्लेड में जो मोटाई लगातार बढ़ता जा रहा है वो किस स्टेप में बढ़ रहा है। तो यह जो हमारा मोटाई बढ़ रहा है 0.01 mm के स्टेप में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, किस रेंज में यह मिलता है, 0.03 mm से 1.0 mm की रेंज में यह हमें मिलता है। वह सारी चीजें क्लियर हुई। तो यह सब चीजें आपको फिलर गेज में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भाई कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, मिलने वाले भाग के बीच की गैप की जांच करना। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। तो देख रहे हैं कैसा है, वृत्त के जैसा बना हुआ है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। कई जगहों पे SWG भी लिख देता है डियर, स्टैंडर्ड वायर गेज। काम क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए चेक किया जा रहा है ना, यहाँ पे कोई वायर वगैरह भरा हुआ, तो वायर के व्यास को चेक कर सकते हैं, या सीट की थिकनेस को। क्या चेक किया जा सकता है, किसी भी वायर के व्यास को या सीट की मोटाई को भी ये चेक करता है। वायर के व्यास को तो चेक करता ही है, साथ में सीट की थिकनेस को, सीट की मोटाई को भी चेक करता है। जनरली ये जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है ना, यह 0 से 36 तक के गेज में मिलता है, कई बार 40 तक वाला भी मिलता है, 0 से 40 वाला भी मिलता है। जो जीरो गेज होता है ना, इसका जो साइज होता है जीरो गेज का, ध्यान दीजिएगा, गेज का मान बढ़ेगा, साइज कम होती जाएगी। जीरो गेज का जो साइज रहता है ना, अरे यार आज क्या हो रहा है, ठीक है, जीरो गेज का जो साइज रहेगा हमारा वह 8 mm होता है। कितना, 8 mm। अगर वहीं भी बात करें जो 36 गेज है, देखिए मीन का याद रखिए, जो मोटी मोटा है, जो 36 गेज रहता है ना, उसका साइज जो होता है 0.200 mm। ठीक है, और अगर वहीं पे आ जाए 40 गेज वाले पे, तो जो 40 गेज का साइज रहता है ना, वो होता है 0.125 mm। मतलब आप देख रहे हो जो जीरो गेज था, जीरो गेज आप सोचोगे कि बहुत कम साइज का, पर वो 8 mm मोटा एक तरह से। जो 36 गेज है वो 0.200 mm, कितना कम साइज हो गया। मतलब जैसे जैसे गेज का मान बढ़ेगा साइज कम होता जाएगा। तो जैसे मान लो आप मार्केट में जाते हो कोई चीज खरीदने, आपसे कोई बोले कि ये 16 गेज मोटा है या 18 गेज मोटा है, तो ये मत सोचना आप यार 18 गेज वाला ले लेता हूं तो ज्यादा बढ़िया होगा। 18 गेज मोटा मतलब क्या, उसकी थिकनेस कम, 16 गेज मतलब वो उससे ज्यादा मोटा, मतलब 16 गेज वाला ज्यादा बढ़िया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा ड्रिल गेज क्या होता है। तो जो ये फिगर आपको दिख रहा है ना, ये ड्रिल गेज का है। ड्रिल गेज क्या करता है वो भी देखिए, ड्रिल में भी हमारा ड्रिल बिट होती है ना, हमारा पेपर सैंक वाली होती है, पैरेलल सैंक वाली होती है। तो पैरेलल सैंक वाला जो हमारा ड्रिल बिट होता है, उसके साइज को चेक करने के लिए ड्रिल गेज यूज किया जाता है। जो पैरेलल सैंक का जो ड्रिल बिट होगा उसका साइज कितना पता करने के लिए, इसमें कई सारे देखिए होल बना होता है और उस पर उसका साइज भी अंकित होता है। तो हम लोग जो ड्रिल बिट होती है पैरेलल सैंक वाली, उसको होल में डालते हैं, जिस होल में वो परफेक्ट बैठ जाती है, फिर वहां पर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह ड्रिल बिट हमारा किस साइज का है। ठीक है, और उसमें भी जो हमारा ड्रिल गेज होता है 2 टाइप का आता है। एक आता है A से Z तक वाले सीरीज वाली, और एक आता है 1 से 80 नंबर तक की सीरीज वाली। जो A से Z वाला होता है ना, इसमें A सबसे छोटा होता है। A क्या होता है, सबसे छोटे साइज को बताता है, और Z सबसे बड़े साइज को बताता है, जो A से Z वाला मिलता है।
सबसे बड़ा साइज, ठीक है। लेकिन वही भी बात करें 180 नंबर वाले में, तो जो 1 नंबर होगा ना वह सबसे, इसमें उल्टा होगा, वह सबसे बड़ा होगा। 1 नंबर सबसे बड़े साइज को बताएगा और 80 नंबर सबसे छोटे को, सबसे छोटे को बताएगा। तो दो टाइप के हमारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी किसकी है भाई, सेंटर गेज की। तो यह जो फिगर आप देख रहे हैं सेंटर गेज है। सेंटर गेज के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पीछे के वीडियो सीरियल से देखते हुए आप लोग आइए। तो इसमें देखिए एक साइड हमारा 60 डिग्री का तिकोना भाग बना दिया जाता है और एक साइड हमारा 60 डिग्री का इसमें ग्रुप काट दिया जाता है। 60 डिग्री तिकोना, 60 डिग्री का ग्रुप काट दिया गया। तो इसकी मदद से हम लोग ना जो थ्रेड कटिंग टूल होते हैं, सिंगल पॉइंट वाले थ्रेड कटिंग टूल होते हैं, उनको चेक करने के लिए इसका सेंटर गेज का यूज करते हैं, जो लेथ मशीन पर यूज किए जाते हैं सिंगल पॉइंट वाले। तो अगर मान लीजिए आपको मीट्रिक थ्रेड काटना है, तो जो आप सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल बनाओगे लेथ मशीन पे, मीट्रिक थ्रेड 60 डिग्री वाला होता है, तो 60 डिग्री का बनाओगे। तो मीट्रिक थ्रेड वाले को हम लोग इसमें चेक कर पाएंगे क्योंकि 60 डिग्री वाला होता है, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए बीए थ्रेड काटना है, बीएसएफ या बीएसपी काटना है, तो उनका एंगल कितना होता है, बीए वाले का 47.5 होता है, तो मान लीजिए 47.5 का है, तो इसमें बीए थ्रेड को चेक करेंगे। या 55 डिग्री का है तो इसमें बीएसएफ बीएसपी वाले को चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग थ्रेड कटिंग जो सिंगल पॉइंट वाले होते हैं उनको इसके द्वारा चेक किया जा सकता है। या लेथ मशीन का जो सेंटर होता है, लेथ मशीन का सेंटर हमारा कुछ इस टाइप से बना होता है ना, मॉर्स टेप पर कटा होता है इधर हमारा, और आगे हमारा ऐसे नुकीला पॉइंट। यह जो एंगल होता है इसका सेंटर का 60 डिग्री रहता है। तो लेथ मशीन पे जो सेंटर यूज किया जाता है उसको भी हम लोग इसके अंदर चेक कर सकते हैं सेंटर गेज की मदद से। चलिए, बाकी प्रोफाइल गेज क्या है, यह फिगर है और जस्ट इसके पीछे हमने बात कर लिया है कि किसी भी जॉब की आकृति, प्रोफाइल या शेप को चेक करने के लिए प्रोफाइल गेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है कि बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। बाहरी व्यास की जांच, एक्सटर्नल डाया, बाहरी व्यास चेक करना है। हम लोग बात कर चुके हैं कि देखिए बाहरी व्यास जब भी आएगा, मैंने बताया था आपको दो तरीका और ट्रिक भी बताया था कि जैसे रिंग होता है, रिंग को उंगली के ऊपर पहनते हैं, तो जहां भी रिंग गेज आएगा तो बाहरी जाग को चेक करेगा, क्योंकि ऊपर पहन रहा है तो बाहरी सरफेस को चेक करेगा, बाहरी व्यास को चेक करेगा। और वहीं पे मैंने बताया था प्लग, प्लग क्या होता है, सॉकेट के अंदर चला जाता है, तो जहां भी प्लग गेज आएगा तो अंदर जा रहा है तो अंदर की माप चेक करेगा, मतलब आंतरिक व्यास को चेक करेगा। दो ट्रिक मैंने बताया था। तो बाहरी व्यास की बात किया है, बाहरी व्यास इसका मतलब रिंग बाहर पहनी जाती है, तो पहली ही बात है कि रिंग लगा होना चाहिए। तो देखिए पहले में प्लग लगा है या गलत हो जाएगा, क्योंकि रिंग वाला हमें चाहिए, बाहरी व्यास की बात हो रही है। इसमें रिंग लगा हुआ है और लास्ट वाले में, या सॉरी इसके नीचे वाले में भी रिंग लगा हुआ है। अब दो ऑप्शन मिल गए, इसमें भी रिंग, इसमें भी रिंग। भाई प्लग वाला तो नहीं होगा क्योंकि हमें बाहरी व्यास की बात कर रहा था, प्लग वाला पहले ही गलत काट दिया हमने। अब दो ऑप्शन बचे, अब इसमें से कौन सा सही होगा, तो प्लेन रिंगेज, टेपर रिंगेज। देखिए अगर नॉर्मल रिंगेज है तो जो प्लेन रिंगेज है ना उसका फिगर यह है, यह जो है प्लेन रिंगेज, इसके अंदर कुछ कटा नहीं है, नॉर्मल बाहरी व्यास को चेक करने के काम आता है। या गो वाला है, एक नो गो वाला होता है। नो गो वाले पे क्या होता है, वह इसकी अपेक्षा ज्यादा लंबाई का होता है और उसके बीच में सर्कुलर ग्रूव्स भी कटा होता है। यही हमारा बाहरी व्यास को चेक करता है, ठीक है। यह क्यों नहीं चेक करेगा, क्योंकि रिंग गेज है लेकिन टेपर रिंग गेज, यह वाला फिगर उसका है। इसके अंदर देख रहे हैं टेपर में होल बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, टेपर में बना हुआ है, इधर कम उधर ज्यादा। तो यह रिंग गेज है, यह भी बाहरी चेक करेगा, लेकिन बाहरी क्या चेक करेगा, टेपर लग गया इसके साथ तो बाहरी टेपर को चेक करेगा। किसी भी शाफ्ट के बाहरी टेपर को चेक करने के लिए टेपर रिंग गेज, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों की भी बात कर लेते हैं कि प्लग गेज कहां यूज होता है। तो यह देखिए डबल इंडेड प्लग गेज कहिए या प्लग गेज कहिए, यह हमारा आंतरिक व्यास चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जो लंबा वाला सिरा होता है इसमें यह गो कहलाता है और छोटा वाला नो गो कहलाता है। जस्ट उसका उल्टा है, किसका, रिंग गेज का। रिंग गेज में छोटा वाला गो, बड़ा वाला नो गो, इसमें बड़ा वाला गो, छोटा वाला नो गो, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज, तो देखिए यह प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, इसमें गो और नो गो एक ही साइड आते हैं, बड़ा वाला गो छोटा वाला नो गो सेम वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइज। मतलब आकार के निर्माण के लिए, किसी साइज को बनाने के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। भाई हमें स्लिप गेज को एक साथ जोड़ना, दो तीन स्लिप गेज को, दो स्लिप गेज को, तीन को, चार को, जिसको भी जोड़ना, तो स्लिप गेज को जो हम आपस में जोड़ते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं उसकी बात कर रहा है। और यह भी मैं आप लोगों को पीछे के क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जब हमें स्लिप गेज को आपस में जोड़ना होता तो क्या करते हैं। देखिए ये दिखाया गया कि पहले दोनों स्लिप गेज को एक दूसरे के क्रॉस में रखते हैं, फिर उन्हें घुमा करके एक सीध में ले आते हैं, फिर थोड़ा सा आधा आगे ले जाते हैं, फिर वापस पीछे ले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दोनों स्लिप गेज है वही किया गया, पहले ऐसे क्रॉस में रखा, फिर घुमा करके सीधे के आगे ले गए, फिर वापस यहां तक ले आएंगे, दोनों को बिल्कुल ये खिसका करके यहां ले आ देंगे। तो इससे क्या होता है कि दोनों स्लिप गेज के सरफेस के बीच में जो एयर थी वह हट जाती है, जिससे वहां पर वैक्यूम जनरेट होता है और ये दोनों स्लिप गेज आपस में चिपक जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है डियर, रिंगिंग प्रोसेस बोला जाता है।
आई बात समझ में? दो स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया। कई बार यह भी पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक स्लिप गेज इतना बड़ा है, फिर एक इससे भी छोटा है, फिर एक इससे भी छोटा है, तो हमें अगर स्लिप गेज को जोड़ना है तो हम लोग कहां से शुरू करें? सबसे पहले बड़े ब्लॉक से शुरू करके छोटे वाले को जोड़ते जाएं या छोटे से शुरू करके बड़े को जोड़ते जाएं? तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा सबसे बड़े वाले ब्लॉक से रिंगिंग प्रोसेस करना शुरू करते हैं। सबसे बड़े वाले ब्लॉक से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक दो चीजें और उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जब इतनी बात हो गई है तो अब इसके अलावा इसको भी जरा देख लिया जाए कि पिनिंग क्या होता है। देखिए पिनिंग हमारा कहाँ पाया जाता है भाई? पिनिंग पाया जाता है फाइल में। यह भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फाइल में पाया जाता है। मतलब जब हम लोग फाइल के द्वारा किसी जॉब की फाइलिंग कर रहे होते हैं तो जो जॉब होता है उसके जो मटेरियल होता है ना, जो मटेरियल होता है वो चूड़ के रूप में बाहर निकलता है और वो फाइल के दांतों के बीच में भर जाता है। जब वो चूड़ फाइल के दांतों के बीच में भर जाता है तो उसी को बोला जाता है पिनिंग ऑफ फाइल। उससे दिक्कत ये होती है कि फाइल उतनी अच्छे से कटाई नहीं कर पाती है। दूसरा जो दांतों के बीच में वह बुरादे भरे हुए हैं जॉब के, वो बीच बीच में उसके टुकड़े गिरते रहते हैं फाइलिंग करते समय, और जो जॉब की आप फिनिशिंग कर रहे होंगे उस पर स्क्रैच मारते रहते हैं, तो फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है। और इस चीज को सही करने के लिए हमने बताया था फाइल कार्ड का हम लोग यूज करते हैं। फाइल कार्ड से इसको सही कर सकते हैं, या कापर या स्ट्रिप, कापर या ब्रास का स्ट्रिप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फाइल वाला जो कार्ड होता है उसमें स्टील के वायर होते हैं, उससे हमारे फाइल के दांते के एज खराब हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं ग्लेजिंग और लोडिंग। ये दोनों जो हमारा ग्राइंडिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई? ग्राइंडिंग से। लोडिंग क्या, पहले इसको देखते हैं। देखिए हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, छोटे छोटे इस तरह से अब्रेसिव पार्टिकल से, तीक्ष्ण धार वाले अब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, कई लेयर में से चिपका करके बनाए जाते हैं। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है वो छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल से मिला करके बनाया जाता है। तो हमारा क्या होता है कि जैसे मैंने क्या बोला, फाइल से जब हम लोग जॉब को खींच रहे हैं तो जो जॉब है हमारा, उसके जो हमारे पार्टिकल थे, जॉब के जो महीन बुरादे थे, जब वो हमारा भर गया फाइल के बीच में तो हमने फाइल की पिनिंग बोल दी, ठीक है। पर अगर उसी जॉब को मैं कहा ग्राइंडिंग व्हील पर घिसूं, कहां पे? ग्राइंडिंग व्हील पे, तो जब जॉब घिसेगा तो जॉब का जो मटेरियल हमारा निकलेगा वो क्या होगा? ग्राइंडिंग व्हील के जो दांते के बीच में गैप मिल रहा है, तो वो जो हमारा जॉब हम जिसको ग्राइंडिंग व्हील पे घिस रहे हैं वो हमारा उसके बुरादे इन दांतों के बीच में अगर भर जाए तो उसको लोडिंग बोलेंगे। भर जाएगा तो लोड हो जाएगा, ऐसे दिमाग में याद रखिए। दांते क्या हुए? जो हमारे जॉब का जो बुरादा था, जो चिप्स था, वो क्या हुआ? वो इसके अंदर भर गया मतलब लोड हो गया, तो लोडिंग कहलाएगा। तो दोनों सेम कहानी है। अगर फाइल के द्वारा फाइलिंग करते समय वह चिप्स उसके फाइल के दांतों में भर गया तो पिनिंग कहलाएगा फाइल की। लेकिन अगर ग्राइंडिंग पे करते समय अगर वही पार्टिकल ग्राइंडिंग व्हील में भर गया तो लोडिंग कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है किसकी भाई? ग्लेजिंग की। किसकी आती है? उसके बाद बारी आती है ग्लेजिंग की। ग्लेजिंग क्या होता है? तो ग्लेजिंग हम तब बोलते हैं जब हमें ग्राइंडिंग व्हील की सतह चमकदार दिखाई दे। ग्राइंडिंग व्हील की सतह जो है चमकदार हो जाए। चमकदार मतलब क्या है? तो बात को समझिए। देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हो तो किसी जॉब को घिस रहे होते हैं ना, तो इस तरह से मैंने क्या बताया, इसके छोटे छोटे पार्टिकल, अब्रेसिव पार्टिकल कई सारे होते हैं जिनकी कई लेयर होती है। जैसे हमारा जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है वो कितना भी छोटा होता जाए, लेकिन वो हमेशा देखेंगे आप वैसे ही कटाई करता है जैसे नए पे कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारे कई अब्रेसिव पार्टिकल इस तरह लेयर के रूप में चिपका करके उस ग्राइंडिंग व्हील को बनाया गया होता है। तो जैसे मान लीजिए जब शुरू में कटाई करेगा ना ग्राइंडिंग व्हील, तो जो ग्राइंडिंग व्हील कटाई करता रहेगा तो ये हमारे दांते घिसते जाएंगे। दांते घिसते 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 जैसे ही छोटे होंगे तो इसके दांते कुंद हो जाएंगे। दांते जब कुंद होंगे, उनकी एज खराब हो जाएगी, तो दांते उखड़ करके फिर गिर जाते हैं, फिर नीचे से नए दांते आ जाते हैं। फिर ये दांते कटाई करते रहेंगे, या भी कटाई करते करते जब घिस जाएंगे दांते, जब इसके भी कुंद होंगे तो ये भी दांता उखड़ करके बाहर निकल जाएगा, फिर नया दांता आ जाएगा। इसलिए ग्राइंडिंग व्हील कितना भी छोटी होती जाए, लेकिन वो वैसे ही कटाई करती है जैसे स्टार्टिंग में कर रही थी। तो ग्लेजिंग कब बोलते हैं? तो देखिए जब हमारे दांते कटाई कर रहे होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि ये ऊपर के दांते तो घिस जाते हैं, दांते घिस जाएंगे, जो हमारा अब्रेसिव पार्टिकल है यह पूरा घिस करके कुंद हो जाएगा, लेकिन वो अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। तो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा घिस जाए तो क्या चमकने लगता है ना। आप अपना देखते हो, फाइल से जॉब को घिस लीजिए, घिस देंगे चमकने। कोई भी चीज बहुत ज्यादा घिस देंगे तो चमकने लगेगा। तो ये होता है कि इसके जो अब्रेसिव पार्टिकल है कटाई करते करते बिल्कुल घिस जाते हैं। घिस जाने की वजह से वो एकदम चमकने लगते हैं, चमकदार सतह बन जाती है। घिस जाते हैं लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, कुछ कमियां आ जाती है जिसकी वजह से घिसने के बाद ये अपना स्थान नहीं छोड़ते, तो वो सतह चमकदार दिखाई देने लगती है और उसी को ग्लेजिंग बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? देखिए साइन बार बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। क्या यूज करते हैं डियर? स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील यूज करते हैं। यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह साइन बार का फिगर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ होल बना हुआ है, एक होल, दो होल, तीन होल। तीन होल बने होते हैं, किसी में 5 होल बने होते हैं।
यह होल डिजाइनिंग के लिए, हल्का वजन के लिए नहीं, यह होल मेन रूप से बना होता है हमारा जॉब को क्लाइम करने के लिए। कई बार यह पूछता है कि हमारे साइन बार में होल क्यों बने होते हैं, 3 से 5 होल क्यों दिए जाते हैं, जॉब को क्लाइम करने के लिए, इसके ऊपर पकड़ने के लिए, क्लाइम करने के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां देखेंगे हमारे साइन बार में 2 रोलर है। देखिए एक रोलर यहां दिख रहा है और एक रोलर हमारा यहां दिख रहा है, 2 रोलर है। तो कई बार पूछता है कि साइन बार की लंबाई कहां से कहां तक ली जाती है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम में भी आ जाता है। तो साइन बार की लंबाई, या जो दोनों रोलर लगे होते हैं ना, दोनों रोलर से हम लोग एक सेंटर खींचते हैं। क्या खींचते हैं भाई, ये इधर भी सेंटर और इधर भी रोलर से, दोनों रोलर से एक सेंटर खींचा जाता है और सेंटर्स के बीच की, दोनों रोलर के सेंटर्स के बीच की जो लंबाई होती है वही हमारा क्या होता है भाई, साइन बार की लंबाई। क्या होता है, साइन बार की लंबाई। तो साइन बार में 2 रोलर लगे होते हैं, दोनों रोलर के सेंटर्स के बीच की दूरी को ही हम लोग साइन बार की लंबाई कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक चीज और यहाँ पे देखिए, इनवार स्टील लिखा है ना, इनवार स्टील का क्या बना होता है हमारा, माइक्रोमीटर। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है ना, वो इनवार स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट, देखिए अभी मैंने आपको बताया, कह रहा है कि साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है, साइन बार की लंबाई कैसे ली जाती है। मैंने क्या बोला कि साइन बार में जो 2 रोलर होते हैं, यह रोलर हो गया, यह रोलर हो गया, रोलर के सेंटर्स के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा क्या होता है, साइन बार की लंबाई होती है। यहां देखिए, रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर, रोलर के सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। ठीक है, आप यहाँ पे चीजें कंप्लीट होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइए पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपको सिर्फ इसको यहीं पे खत्म नहीं करना, जैसे ही क्लासेस खत्म होना सीधे आप जाइए कहाँ पे, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पे जाइए, नीचे स्लाइड कीजिए, आईटीआई मॉक टेस्ट पे क्लिक कीजिए, टेस्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर मॉक टेस्ट है, यहाँ क्लिक कर लीजिए, यहाँ बंद कीजिए, नीचे तुरंत जाइए, टेस्ट दीजिए। क्या कीजिए, यहाँ पे टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।